सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बट मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे लियांग सीधा व्हाइट जेड पैलेस के सारे स्वॉर्ड अटैक से फाइट करने के लिए निकल चुका था, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक एक करके जितने भी माउंटेन गॉड्स है उनसे वो फाइट करते हुए उन्हें निपटाना शुरू कर देता है। और सच में ये एपिसोड काफी ज्यादा जबरदस्त था। इस दौरान हम देखते हैं कि सॉन्ग के ऊपर एक एक करके सारे बैकलैशेस भी पड़ रहे थे। इस दौरान एम्परर के ऑर्डर पर मास्टर लुआन ने भी एक बहुत बड़े से आर्मर को यहाँ पे समन कर लिया था, जो कि धीरे धीरे करके एक जाइंट से डाइटी का फिगर लेने लगता है। अब यहाँ पे हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फाइनल अटैक को सीधा लियांग के डायरेक्शन में कर देता है, जिससे जहाँ जहाँ से ये अटैक गुजरता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और यहाँ पे जो बैकलैशेस सॉन्ग को पड़ते हैं उसके चलते वो अनकॉन्शियस होकर जमीन पे जा गिरता है। और आगे सोहो में हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सोंगू की ये हालत देखते साथ ही हम जेगुई को देखते हैं, जिसे कि बहुत ज्यादा बुरा लगता है। यहाँ पे एम्परर को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी वो यहाँ पर मास्टर लुओ से पूछने लगता है कि आखिर उस बंदे का क्या हुआ, क्या वो मारा गया या नहीं। लेकिन जैसे मास्टर लुओ अपने आर्टिफैक्ट में चेक करते हैं तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर लियांग जिंदा है। और वो बहुत ही निराश होकर कहता है कि एम्परर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल सही सलामत है। ये सुन के तो एम्परर को और ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जहाँ पर वो फ्लैक्स मारते हुए अपनी तलवार को हाथ से उठा लेता है और कहने लगता है चलो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर बोर नहीं हुआ, एटलीस्ट इनका जो लास्ट अटैक था ये काफी ज्यादा तगड़ा था। और अफसोस की बात है कि मुझे मारने के लिए ये इनफ नहीं। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर देता है और लगातार मल्टीपल स्लैश अटैक सीधा यहाँ पर पैलेस की तरफ करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम इनसे कैसे बच पाते हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे माउंटेन गॉड्स जो थे वो इमीडिएटली उसका रास्ता रोकने के लिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग मिलजुल के जैसे तैसे एक बैरियर को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्लैश अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके सारे बैरियर को तोड़ते हुए सीधा पैलेस की ओर बढ़ने लगा था। इस दौरान यहाँ पर हम एम्परर को देखते हैं जहाँ पर इसने अपने उसी ट्रांसपेरेंट बैरियर को, जिसे कि उसने बहुत पहले यहाँ पे सेट किया था, अब वो इसे एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ये स्लैश अटैक इतना तगड़ा था कि ये बैरियर भी इसे होल्ड नहीं कर पाता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बैरियर को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक धुआंधार एक्सप्लोजन होता है। पूरा का पूरा व्हाइट जेड पैलेस से कांप उठता है। सभी की निगाहें बिल्कुल एंट्रेंस पे थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग बहुत ही कूल वे में एंट्री मारता है और आते साथ ही वो सभी को चुनौती देते हुए कहने लगता है कि कौन है वो जो कि मेरा सामना यहाँ पे खड़ा चाहेगा। कि तभी यहाँ पे हम प्रिंस ज़ैंग को देखते हैं जो कि उसकी प्रेजेंस को फील करते साथ ही उसके सामने आ चुका था। यहाँ पे एम्परर का छोटा भाई यानी कि प्रिंस ज़ैंग जो है वो उसके करीब आने लगता है। साथ ही वो अपने जो 10th रियलम की जो ऑरा है उसे भी रिलीज करने लगता है और उसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था लियांग के प्रति, और कहने लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरा सामना करना होगा, और अगर तुम्हें रोकने में मेरी जान भी चली जाती है ना तो भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। लियांग उसे देखकर हंसता है, कहने लगता है कि पर मुझे तो तुमसे लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और तभी वो ऊपर की तरफ देखकर कहने लगता है कि एम्परर चुपचाप मेरे सामने आ जाओ, मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है और वैसे भी मैं बोर हो चुका हूँ, मुझे बस जल्द से जल्द इस मिशन को अंजाम देकर वापस जाना है। और अगर चाहते हो कि मैं कोई सीन क्रिएट ना करूँ तो बेहतर होगा कि चुपचाप घुटनों के बल आकर मेरे सामने माफी मांग लो और एक्सेप्ट करो जो कुछ भी तुमने किया है। और अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारी इस पूरी की पूरी डायनेस्टी और पैलेस का मैं क्या हाल करता हूँ ये तुम अच्छे से देख लेना। ये कहते साथ ही वो उसे 10 तक की गिनती का टाइम देता है। उल्टी गिनती शुरू करते साथ ही वो सबसे पहले सामने खड़े बंदे पे अटैक कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लॉर्ड ज़ैंग के ऊपर जब ये अटैक पड़ता है तो वो अपने हाथों से उसे काउंटर करने की कोशिश करता है। इस दौरान उसका इम्पैक्ट फील करते साथ ही वो समझ जाता है कि लियांग कोई मामूली बंदा नहीं है। पर यहाँ पर लॉर्ड ज़ैंग को अपने ग्रैंड मास्टर की बताई गई टेक्निक पे बहुत ज्यादा भरोसा था और वो कहने लगता है कि अभी तो तुम देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहते साथ ही वो उस स्लैश अटैक को अपने पूरी जी जान से रोकने में लग जाता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे हम लियांग को देखते हैं जो कि इससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ये मेरी फुल स्ट्रेंथ है? हाँ, अभी तो मैंने अपना असली जलवा दिखाया नहीं और अपनी दोनों ताकत को तुम्हारे ऊपर आजमाया भी नहीं और तुम अभी से इतनी बड़ी बड़ी टींगे हाँक रहे हो। वैसे तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम मुंह के बहुत बड़े वाले बड़बोले हो। और क्या कहा? यहाँ के लोग बता रहे थे कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो कि तुमने अपने सिंगल स्ट्राइक से ही जो मास्टर जी है उनकी हालत खराब कर दी थी। हाँ, क्या बात है? मास्टर जी को अगर कोई बंदा अपने एक हाथ से निपटा सकता है तो क्या हुआ, तुम्हारी मेरे सामने हवा क्यों टाइट हो रही है? यहाँ पे हम देखते हैं कि इस बंदे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर उसके स्लैश अटैक को रोकने तो जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके ओरिजिन सोल जो है वो कोलैप्स होने के साइन देने लगी थी, जिसके चलते से काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और तभी वो काफी जोरों से चिल्लाता है। वो इसकी चिल्लाने की आवाज सुनते साथ ही एम्परर
इमीडिएटली उसी आर्मर वाले डाइटी को उसकी तरफ रवाना कर देते हैं ताकि वो उसकी जान बचा ले। बस फिर क्या, ये डाइटी आता है और आते साथ ही घुमा के एक अटैक करके सीधा जो लियांग का स्लैश अटैक था उसका रुख मोड़ देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही इस आर्मर वाले डाइटी को लियांग देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो मोइस्ट आर्मर है। तो वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही डाइटी हो। कि तभी हम देखते हैं कि आर्मर वाला ये जो बंदा था ये अपने बाकी के पुर्जों को भी यहाँ पर एक एक करके सभी को जोड़ना शुरू कर देता है और पीछे से हम देखते हैं कि जो मास्टर लुआन है वो इसे कंट्रोल करते हुए इसके पुर्जे को आपस में फिक्स भी कर रहा था ताकि लियांग का सामना ये इसके जरिए से करे। और फिर वो बहुत ही रिस्पेक्ट वे में लियांग की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से आगे ना जाए, प्लीज प्लीज मेरी बात मान ले। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इस बंदे को लियांग देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो असल में मोहिस्ट क्लैन से बिलोंग करने वाला बंदा है और फिर उसका असली नाम लेते हुए कहता है कि अच्छा वही मैं सोचूं कि आखिर इन लोगों के पास मोहिस्ट आर्मर कहाँ से आ गया। जिसमें वो कहता है कि हाँ आप शायद सही समझे, लेकिन मैं मास्टर जी के कहने पर ही इस काम के लिए राजी हुआ था और मैंने ही इस पैलेस को बनाने में मदद की। अब यहाँ पे मास्टर जी का जैसे ही लियांग जिक्र सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है और बुरा भी लगता है। इसी के साथ लियांग आगे कहता है कि तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि अभी भी मास्टर जी के नाम को यूज कर रहे हो। इसी के साथ लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो घुमा के सीधा एक जोर अटैक उसके आर्मर पे कर देता है जिसके चलते आर्मर बीच से चटकना शुरू कर देता है और अगले ही पल ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। ये देखकर तो मास्टर लुआन पूरी तरीके से दंग रह चुका था, लेकिन अगले ही पल इस अटैक का इम्पैक्ट उसे भी जाके पड़ता है जिसके चलते वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। और तब तक हम देखते हैं कि वो जो स्लैश अटैक था वो भी आगे बढ़ जाता है और जैसे ही वो स्लैश अटैक व्हाइट जेट पैलेस से टकराता है तो इतना तगड़ा वाला इम्पैक्ट रिलीज होता है कि जो व्हाइट जेट पैलेस है ये बिल्कुल कोलैप्स होने के साइन दिखाने लगता है और अगले ही पल व्हाइट जेट पैलेस जो है वो बीच से दो टुकड़ों में बंटने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग दंग रह चुके थे कि तभी मास्टर लुआन जैसे ही लियांग की तरफ देखता है तो उसे यहाँ पे मास्टर जी का ख्याल आता है और वो कहने लगता है कि सीनियर, आपकी स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और आपकी ताकत तो मुझे मास्टर जी की याद दिलाती है। न जाने क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक ही इंसान हो। अब यहाँ पे उसकी बातें सुनते साथ ही लियांग अपनी तलवारों को अपने पास रखते हुए कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि मेरे सामने तुम ऐसी बातें ना ही करे और मास्टर जी का नाम तो अपने जुबान से लो ही मत। अगर मैंने पलट कर दूसरा अटैक तुम लोगों के ऊपर कर दिया ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी ये पूरी की पूरी डायनेस्टी तबाह हो जाएगी। और चिंता मत करो, आज मैं यहाँ पर उसकी दी गई सारे के सारे ट्रेजर्स और जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सब कुछ मैं अपने पास रख लूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि तुम लोग लायक नहीं कि उसकी दी गई चीजों को रखो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग का एटीट्यूड और उसके अटैक को देख करना जो एम्परर था उसकी अकल ठिकाने लग गई थी। तो वो यहाँ पे हाफते कांपते अपनी सारी अकड़ को भुला के सीधा उसके सामने आ जाता है और उसे आता हुआ देखकर लियांग भी स्माइल करता है। इस दौरान एम्परर कहने लगता है कि सीनियर, माफ करना कि हमने आपको ऑफेंड किया, लेकिन हमारा इरादा बस अपनी डायनेस्टी को बचाने का था। अभी यहाँ पे उसे देखते साथ ही लियांग यहाँ पे कहने लगता है कि अच्छा तो आखिरकार एम्परर ने सोच ही लिया कि वो अपना मुंह दिखा के रहेगा। और क्या बात है, तुम्हें तो अपनी प्रजा के साथ साथ हेवंस को भी बहुत ही अच्छे से चूना लगाया है। पहले तो अपनी प्रजा के पूरी की पूरी रिसोर्सेज का यूज करके तुमने इस व्हाइट जेट पैलेस को बनाया और अब तुम एक एम्परर होने के बावजूद भी 10वीं रियलम के कल्टीवेटर भी बन चुके हो। क्या बात है। एम्परर कहने लगता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक एम्परर हूँ और मुझे कल्टीवेट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी किया और अगर इसके लिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन बदले में आपको मेरे और मेरे लोगों को यहाँ से जाने देना होगा। आप उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। ये सुनकर तो लियांग को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम एम्परर होगे अपने घर पे, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं हो कि तुम मेरे सामने शर्त रखो। ये कहते साथ ही वो घुमा के अपनी स्वॉर्ड सीधा उसके नेक के पास ले जाता है कि तभी पीछे से किसी की आवाज आती है जिसके चलते यहाँ पे लियांग और इसकी जो स्वॉर्ड है वो दोनों यहाँ पे पॉज हो जाती है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वही सीनियर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए आ रहा था, जिसे फील करते साथ ही लियांग कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्ल्डर कहने लगता है कि तुम इन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे उसकी बात सुनकर लियांग बिना उसकी तरफ देख के कहता है कि अच्छा तो सुईज़ेंग ये तुम हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पर आने की? क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं? क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं कि जिस दिन तुम मेरे सामने आए मैं तुम्हें बीच से काट के रख दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुईज़ेंग यानी कि मास्टर जी का सीनियर ब्रदर आगे चढ़ते हुए आता है कि आखिर मुझे किस बात का डर? तुम्ही ने तो मुझे सिखाया कि मुझे अपने दिल के रास्ते को फॉलो करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम सभी से नफरत कर सकते हो, लेकिन उससे कभी नफरत नहीं कर सकते। और जी ने ही इस पूरी की पूरी कंट्री को अपने हाथों से बिल्ड किया है, तो तुम उसकी बनाई गई चीजों को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सुनना ही था कि लियांग को गुस्सा आता है और वो अपना स्लैश अटैक पीछे की तरफ यहाँ पे उसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन यहाँ वो उससे बच जाता है। फिर कहने लगता है कि तुम्हें शायद मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। लियांग उससे कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम जी को बीच में मत लाओ। वो जा चुका है तो उसे शांति से दूसरी दुनिया में जीने दो, बार बार उसे यहाँ पे मेंशन मत करो। और तुम्हें क्या लगता है इसका नाम लेकर तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा यानी कि मास्टर जी का सीनियर ब्रदर कहने
कहने लगता है कि ये बात सच है और उसी ने इस पूरी डायली किंगडम को बनाया था और वो चाहते थे कि जिस डायनेस्टी को उन्होंने इतने ट्रेजर्स दिए हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स दिए हैं और इतना ज्यादा मेहनत किया है बनाने में, वो एक डिफरेंट पैथ को फॉलो करे। बट अनफॉर्चुनेटली उनके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ, जिसके चलते वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होकर यहाँ से चला गया। लेकिन डायली से जो उसका लगाव था वो कभी भी कम नहीं हुआ और इस बात का सबूत ये है कि मास्टर जी के जितने डिसाइपल्स थे उनमें से ज्यादातर जो है वो डायली के ही लॉन्गचम कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये बातें सुनकर लियांग कहने लगता है कि तुम्हारे मुंह पे ना ये सारी बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम तो खुद ही अपने ब्रदर से कितना ज्यादा जेलस फील करते थे। तुम्हारे मास्टर सेम थे, तुम्हारी टीचिंग भी सेम थी, लेकिन फिर भी तुम अपने मास्टर जैसे नहीं बन पाए। जिसपे वो कहने लगता है कि हमारे मास्टर ने हमेशा मेरे छोटे भाई को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी। या फिर उसकी बातें सुनकर लियांग कहने लगता है कि छोड़ो, मुझे तो तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना, तुमने तो अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और वो बेचारा आखिरी सांस तक अकेले लड़ता रहा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि पर जिस मास्टर की तुम इतनी ज्यादा बुराई कर रहे हो ना, उस मास्टर ने मरने से पहले तुम्हारी हैंडराइटिंग की काफी ज्यादा तारीफें की थी और उसने ये भी कहा था कि उसे बुरा लगता है कि काश उसने वक्त रहते तुम्हारे प्रति भी थोड़ा अफेक्शन शो किया होता तो आज शायद तुम ये ना बनते। और उन्हें इस बात का रिग्रेट अपने अंतिम समय तक रहा। यहाँ पे ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि सुई ज़ेंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है, साथ ही वो इमोशनल भी हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि देखो मैं जो हूँ वो हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम मास्टर जी से काफी ज्यादा प्यार करते थे, तो तुम उसके लिए एटलीस्ट इस कंट्री को ऐसे बर्बाद मत करो। और रही बात मेरे मास्टर की, तो मुझे अच्छा लगा कि आखिरकार उन्होंने इस बात को समझ लिया और एक्सेप्ट किया कि मैं जो भी बना सिर्फ उन्हीं की वजह से बना और अब मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर एक अलग ही कॉन्शियसनेस में बिल्कुल खोसा जाता है और बड़बड़ाते हुए यहाँ से जाने लगता है। अब यहाँ पे उसे जाता हुआ देख कर लियांग अपनी तलवार को जैसे इसकी म्यान में रखता है तो यहाँ पर इससे इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि यहाँ पर एम्परर समेत बाकी सब पीछे की तरफ उड़े चले जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इम्पैक्ट था ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि लियांग ने सीधा उसके जितने भी मरेडियंस थे उनको भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर दिया। एम्परर तो खुशकिस्मत था कि वो अभी भी जिंदा और सही सलामत है और अपने पैरों के बल खड़ा है। जिसके साथ ही लियांग कहने लगता है कि अगर आज यहाँ पर सुई ज़ेंग ना आता ना तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस डायनेस्टी और तुम्हारे इस व्हाइट जेड पैलेस इन सभी को कब का निपटा के रख देता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एल्डर लियो को देखते हैं जहाँ पर इसे बहुत बुरी इंजरीज हुई थी, लेकिन यहाँ पर उस डाइटी ने आकर उसकी जान बचा ली थी। अब यहाँ पर उस डाइटी बेबू को बताया जाता है कि असल में कि उसके जाने के बाद उसके जो गोल्डन स्टैचूज के पीसेस थे जिसे कि पानी में फेंक दिया गया था, उसे एक खूबसूरत सी लड़की ने कलेक्ट किया और उससे जब तक हुआ तब तक उसने उन्हें संभाल के रखा। लेकिन फिर जब उसकी मौत हो गई तो वो काफी सारे रीइंकार्नेशन के साथ गुजरी और जिसके चलते वो अपनी मेमोरीज को खो चुकी है। लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए उसे ढूंढ निकाला और मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे चुआनचैंग पैलेस में भेजकर उसे सेफ रखूंगा ताकि जिससे वो वहाँ पे सेफ रहे। और हाँ, वो लड़की आज उस नाव में बैठकर उसी की तरफ रवाना हो रही है, तो शायद आज आप उसे देख पाओगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप मूव ऑन कर लो। मैं जानता हूँ कि आप उसके लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे हो, लेकिन वो आपको और आपकी मेमोरी दोनों को भूल चुकी है, तो बेहतर यही होगा कि आप भी उसे भूल जाएं और अपने कल्टीवेशन की जर्नी में आगे बढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके चलते तो आपने अपनी कल्टीवेशन को भी काफी ज्यादा डिले कर दिया है और ये बिल्कुल भी सही नहीं। ये सुनकर वो डाइटी बेबू कहने लगता है कि आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और चाहत में महबूब से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता, फिर चाहे वो कल्टीवेशन हो, अकड़ हो या फिर ईगो ही क्यों ना हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि जू भी थोड़ा खामोश हो जाता है और तभी यहाँ पर बेबू उससे कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, जब लियांग यहाँ पे आया था तो तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। जिस पे वो बताने लगता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं कि मैं उसके सामने खड़ा होने का सोचूं, वही जो कि मेरे बस में था। और रही बात उसे रोकने की, तो मैं भूला नहीं हूँ कि जब थर्ड एंड फोर्थ साइंट की बहस के चलते उनके बीच में फाइट शुरू हो गई थी, तो इस ट्रेजेडी को रोकने का दम किसी में नहीं था सिवाय लियांग के, और कैसे उसने आकर इन दोनों को पूरी तरीके से शांत कर दी। और इस मैसिव से बैटल के बाद लियांग उसी वॉल के ऊपर चला गया जिसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ स्वॉर्ड जी कहा जाता है, जिसके बाद वो और ज्यादा ताकतवर बन गया और उसे एक लेजेंड के रूप में देखा जाने लगा। यहाँ पे ये लोग लियांग के ऐसे ही कारनामों के बारे में बात करने लगते हैं और फिर एंड में जू कहने लगता है कि वैसे तुम लकी हो कि तुम उसके अटैक से बच गए। अब तुम सभी के सामने प्राउडली कह पाओगे कि मैं वो बंदा हूँ जिस पर लियांग ने अटैक किया था, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव कर गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे की फिरकी लेने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जहाँ पर आसमानों से उसके मास्टर की आवाजें उसे सुनाई देती है, जो कि उसे डांटते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम मॉर्टल रियलम में वापस जाओ। हाँ, पिछली बार जब तुम मॉर्टल रियलम में गए थे तो तुमने कितनी ज्यादा तबाही मचाई थी, क्या तुम उसे भूल गए हो। यहाँ पे ये सुनकर लियांग स्टाइल से अपने कान को खुजाने लगता है और कहने लगता है कि आप ना बहुत ज्यादा किचकिच करते हैं। इतने साल हो गए लेकिन लेक्चर दे दे के आपका मन आज तक नहीं भरा। अगर आपको लेक्चर देने का इतना ही शौक है तो क्यों ना यहाँ आकर मुझे सुना। अरे रे, पर कितने अफसोस की बात है, आप तो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। ये कहते हुए वो हंसता और कहने लगता है कि ठीक है, फिर मैं ही वहाँ पे आ
आ रहा हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पर बाओ पिंग की स्वॉर्ड को एम्परर को देते हुए कहने लगता है कि ये मेरी दोस्त बाओ पिंग की स्वॉर्ड है, जिससे कि मैं तुम्हें और तुम्हारी इस पूरी की पूरी डायनेस्टी को खत्म करने वाला था, लेकिन अब लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन हाँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्तों के साथ कुछ भी बुरा करने का सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और चुपचाप इज्जत के साथ ये स्वॉर्ड मेरी दोस्त बाओ पिंग को वापस कर देना। अब उसकी स्वॉर्ड को लॉर्ड सेंग अपने पास रखता है, लेकिन उसे काफी ज्यादा डर लगता है, और फिर लियांग कहने लगता है कि खुशकिस्मत हो कि बाओ पिंग जैसे एक नन्ही जावाज तुम्हारी डायनेस्टी से बिलोंग करती है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि लियांग जाने लगता है, और फिर जाते हुए वापस इन्हें रिमाइंड कराता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों फिर चाहे वो चैन पिंग या उसके साथियों के साथ कुछ भी करने का सोचा तो इस बार जो हुआ वो तो बस ट्रेलर था, अगली बार मैं आकर तुम लोगों को पूरी की पूरी फिल्म दिखाऊंगा। इसी के साथ वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर आसमान में हो रही हलचल को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो समझ जाते हैं कि लियांग सिर्फ 13 रियलम पे नहीं बल्कि 13 रियलम के पीक पे है, बस एक सिंगल ब्रेक थ्रू और वो 14th रियलम में एंट्री मारेगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए कहता है कि यार ये हेवन के चमचे ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, लेकिन मैं भी लियांग हूँ, मैं अपना काम छोड़े बगैर तो जाने नहीं वाला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर सॉन्ग की मदर को देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्से से तिलमिला रही होती है कि अब लियांग की वार्निंग के चलते वो चैन पिंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वहीं दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि तेजी से ऊपर की तरफ वो जा रहा था, और फिर हमें बताया जाता है कि लियांग जो है वो एक हेवन डिफाइंड कल्टीवेटर है, बिल्कुल वांग लिन की तरह, और इसने अपनी कल्टीवेशन को अब तक सप्रेस करके रखा ताकि हेवन फोर्सफुली उसे अपना गुलाम ना बना पाए, क्योंकि हेवंस के जो रूल्स होते हैं लियांग उनके अगेंस्ट चलता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम किदुम माउंटेन के पास उसी लड़की को गुजरता हुआ देखते हैं जिसने की उसी डाइटी वेवू की जान बचाई थी, और अब तेज हवा का झोंका चलता है, इसकी हेड उड़ जाती है, और इस दौरान वेवू अपनी चाहत को देख लेता है, लेकिन वो लड़की उसे देख नहीं पाती, और उसे देखकर वेवू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल भी थी। इसी के साथ यहाँ पे हम चैन पिंग और बाकी सबको देखते हैं जो कि अपनी सफर पे रवाना हो जाते हैं, और ऊपर जैसे ही पलट के वो देखते हैं तो इन्हें लियांग नजर आता, और लियांग भी मुड़कर इन्हीं की तरफ देख रहा था। वो यहाँ पे मन में कहता है कि चैन पिंग मेरी टीचिंग्स को कभी मत भूलना। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के साथ बिताई गई मेमोरीज को याद करने लगते हैं, और लियांग स्माइल करते हुए सीधा हवा को बीच से काटते हुए बिल्कुल सेकंड रील में एंट्री मारता है, और यहाँ पर वही द ग्रेट वॉल ऑफ स्वॉर्ड जी मौजूद था, और यहीं पर हम इतने टाइम बाद निंग याओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने दुश्मनों से फाइट करने में बिजी थी। इस दौरान यहाँ पर आते साथ ही लियांग उन सभी स्वॉर्ड्स को इन्हें दे देता है, और कहता है कि मैं डायली डायनेस्टी से गुजर रहा था तो सोचा क्यों ना आपके लिए कुछ तोहफों को यहाँ से लेता चलूं। अब यहाँ पे हम देखते कि उन सारी स्वॉर्ड को देखकर जो वॉल मास्टर है वो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि यहाँ पे इन स्वॉर्ड ने आते साथ ही आधे से ज्यादा दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया था। अब यहाँ पे वॉल मास्टर के इशारे पर जितने भी लोग थे वो सभी लोग लियांग का यहाँ पे शुक्रिया अदा करने लगते हैं, और अपनी स्वॉर्ड को उसके रिस्पेक्ट में हवा में उठाते हैं, जिससे काफी ग्लोई स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज हो रही थी। इस दौरान यहाँ पे निंग याओ जो कि पहले से ज्यादा एक्साइटेड नजर आती है, वो यहाँ पे सभी से कहने लगती है कि दोस्तों चलो फिर हमारे अधूरे काम को अंजाम देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।